हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से 2022 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आगे के वीडियोस में प्रीवियस 10 ईयर्स के भी जो क्वेश्चंस होंगे तो उन सभी क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज होगी वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। और आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन में 60 to 70% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करके जाते हो तो आपकी जो एग्जामिनेशंस की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हुई रहती है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 2022 की एग्जामिनेशन हुई थी वो टर्म वाइज हुई थी। तो ये जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये सिर्फ टर्म 1 में आया था, टर्म 2 में इसे क्वेश्चन आया नहीं था। और टर्म 1 जो था वो एमसीक्यू बेस्ड था, यानी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे गए थे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही एमसीक्यू में हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो इसमें पूछा ये गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में डालता है। ठीक है, सपोज करो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन डाल दिया। अब इसके ऊपर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करता है। इसके ऊपर क्या कर रहा है? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर रहा है। ठीक है, पहले क्या था? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था? Na2SO4। इसमें ऐड क्या किया जा रहा है? तो बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2। तो देखो ये एक क्या है? कंपाउंड है। ये एक कंपाउंड है। तो जब दो कंपाउंड होता है यानी दो सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ? एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट मिलता है, यानी कि BaSO4, और साथ ही NaCl भी यहाँ पे निकलता है। ठीक है, प्लस NaCl भी इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन में देखो आप लोग को यहाँ पे BaSO4 एक जगह दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पिंक भी लिखा हुआ है, वाइट भी लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको याद रखना कि बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन जो ये है ये एक तरह का वाइट कलर का होता है, जो कि एक प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट रिएक्शन आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 1। अगर आप चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आप लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि एक बार आप जाके पहले चैप्टर 1 को अच्छे से रीड कर ले, ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझ सको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ये वाला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सीधा सीधा क्या किया है कि एनसीईआरटी बुक से उतार दिया है और छाप के दे दिया है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये जो जिंक ग्रैनुअल्स है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। जो भी फॉर्म करेगा तो इसमें एक तरह का गैस निकलेगा, तो वो गैस कौन सा है? तो इसमें आप पढ़ोगे कि जो बबल्स टाइप का निकलता है तो वो एक हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि अगर जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, तो इसमें ये जो ZnSO4 है वो इस तरह से एक साथ हो जाता है और जो H2 है वो इवॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 3 है ये भी बहुत ही सिंपल पूछा गया था, जिसमें यहाँ पे जो देखा जाए तो 4 केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, जिसमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो बैलेंस्ड है उसको टिक करना है। ठीक है, इसमें कोई एक ही बैलेंस्ड है, बाकी 3 जो है वो अनबैलेंस्ड होंगे। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का अगर ए यहाँ पे ऑप्शन देखो तो यहाँ देखो सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। सेकेंड वाले में देखो तो यहाँ सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप करके देख लेना, ये सब सारे आपके अनबैलेंस्ड होंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे ये जो एक इक्वेशन दिया गया है, एक रिएक्शंस करके दिखाया गया है, तो ये जो रिएक्शन है ये रिस्पायरेशन का है। ठीक है, रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन वाला जो प्रोसेस है वो हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आप लोगों को जो केमिकल रिएक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर में बताया था। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन का एक इक्वेशन है, इसको आप लोग याद रखना। इसमें जो हीट होता है वो रिलीज होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है,
अगर आपने चैप्टर 1 जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, समझा हुआ होगा, वीडियो देखा हुआ होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में बना सकते हो। सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको देखना होगा, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देखें। अब चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक से उठा के पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। किस तरह से है तो देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दिया गया है तो ये यहाँ पे सही है। कैसे सही है तो लिखा गया है कि जो HCl है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर Cl2 हुआ है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सर क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन गेन करे और हाइड्रोजन लूज करे, या तो ऑक्सीजन गेन करे या फिर हाइड्रोजन लॉस करे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, HCl में हाइड्रोजन क्या है, लॉस हुआ, और यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन हो गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ से हट गया ना, तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ओके, अब इसमें लिखा गया सेकेंड वाला भी सही है। तो सेकेंड वाले में अगर देखो तो लिखा गया है कि MnO2 इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब क्या, रिडक्शन। तो इसमें देखो तो जो O2 है, O2 यहाँ से हट गया, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है या फिर हाइड्रोजन गेन होता है, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन गेन करे, तो वो एक तरह से बोलते हैं हम कि वो एक तरह का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हम कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें रिएक्शन हुआ क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लूज किया, रिमूव ऑक्सीजन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी ये दोनों आपका गलत होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, देखना होगा, समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, चैप्टर जाके आप अच्छे से समझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पार्ट को, ठीक है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोला गया है कि अगर हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करे। सर व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसमें ये जो डी नंबर दिया गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो मैंने ये आप लोग ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये तो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, मतलब ये जो है लॉ जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें यह पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखो, ये तो सही था, भी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। फर्स्ट वाले में अगर आप देखो तो लिखा गया है कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी मास होंगे एलिमेंट्स के, टोटल मास उतना ही प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं तो उनके जितने भी हमारे मास आएंगे वो प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। साथ ही ये भी हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है प्रत्येक एलिमेंट का वो सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। एक ये सी वाला हम लोग का बच गया, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा कि जब केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जो केमिकल कंपोजिशन होता है रिएक्टेंट्स का, वो रिएक्शन के पहले या फिर बाद में वो सेम नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो आप लोग को मैंने बताया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसके लिए हमें याद रखना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो NaCl है और कॉपर मेटल है, तो इसमें आप ध्यान दो, Na कॉपर, ठीक है। तो जो Na होता है, कॉपर होता है, तो इसमें से जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है, Na या फिर कॉपर है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो Na होता है। तो इस वजह से ये जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो Na है वो मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। सर हम कैसे पहचानें कि कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। इसका एक ट्रिक होता है जो कि हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, एक तो ये होता है। दूसरा हाई कोर्ट है आपका, इसका अपना हर किसी का अपना एक सिंबल होता है। जैसे केदारनाथ को के से डिनोट करते हैं, नाथ को Na से, ठीक है, माली मतलब Mg ऐसे करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Na ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सबसे रिएक्टिव मेटल ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। तो देखो Na जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर तो बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो कॉपर
ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होता है। तो इस वजह से जो Na है यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हुआ तो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो 1 वाला देखो, 1 वाला इसमें डी वाला है तो डी तो होगा नहीं यहाँ पे। सेकेंड में दिया गया है AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो जो Ag होता है और जो कॉपर होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉपर Ag से मोर रिएक्टिव होता है। हाई कोट है आपका, ठीक है, ये एक ट्रिक है। हाई कोट है आपका, हाई मतलब H, कोट का मतलब Cu, और आपका मतलब एक में Ag होता है और एक में Au, यानी कि सिल्वर और गोल्ड। तो इसमें देखो ऊपर में कॉपर है, यानी कि कॉपर जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा Ag से। ओके, तो यहाँ पे कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ये CuNO3, और जो Ag है वो इस तरह से अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेस कर दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया। सिंपल है। तो ये सेकेंड वाला एक हम लोग का सही है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन किस में है, ए में और बी में है। ठीक है, तो या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। तो इसमें दिया है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो फिर से हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे। केदारनाथ का मतलब Ca, माली मतलब Mg। अब देखो Mg पहले आ गया, आलू इसके बाद आएगा, मतलब Mg के बाद Al आता है। तो Mg मोर रिएक्टिव मेटल हुआ, यानी फिर से जो Mg है वो Al को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ से Al हट जाएगा और Mg यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो 2 और 3 हम लोग का सही निकला। 2 और 3 ऑप्शन किस में है, इसमें। तो ये वाला हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक असर्टेशन रीजन में क्वेश्चन जो है पूछा गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे मिल गया है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हालांकि हम एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में भी आपको ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, बट मिल गया है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ असर्टेशन में पूछा गया है, बोला गया है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको इंग्रेडिएंट के रूप में हम एंटा एसिड में यूज़ करते हैं। सर ये एंटा एसिड क्या होता है? तो एंटा एसिड का मतलब सीधा सीधा ये समझना कि एसिड को ख़त्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे इनू, इनू क्या है, एक तरह का एंटा एसिड है जिसको हम यूज़ करते हैं एसिड को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके बारे में हम एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे इस चीज़ को हम समझेंगे कि हम जो है एंटा एसिड इंग्रेडिएंट के रूप में हम ऐसा एंटा एसिड में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है असर्टेशन जो है वो सही है। असर्टेशन क्या है, वो सही है। और इसमें दिया गया है सेम वही फिर से दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ये फॉर्मूला है, इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट होता है। ये हम पढ़ेंगे जब एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसमें असर्टेशन भी सही है, रीजन भी सही है। तो अगर दोनों सही है तो ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर दोनों ए और आर सही है, यानी असर्टेशन रीजन दोनों सही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। ठीक है, ए सही है। इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो बर्निंग ऑफ जो नेचुरल गैस होता है वो इंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हीट है वो रिलीज होता है, यानी प्रोड्यूस होता है, निकलता है। ठीक है, इंडोथर्मिक में जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है। तो बट इसमें क्या हो रहा है कि बर्न, जब नेचुरल गैस बर्न होगा तो उसमें हीट रिलीज होगा। तो दैट्स वाई ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना कि इंडोथर्मिक है। तो जो हम लोग का असर्टेशन है वो गलत निकल गया। ठीक है, असर्टेशन गलत निकल गया। अब रीजन में देखते हैं, तो लिखा गया मीथेन गैस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो यहाँ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा यानी कि मिलेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है CO2 देखो यहाँ पे आया, तो ये सही हम लोग का जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो है सचमुच का ऐसा मिलता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रीज़न है वो सही है। आपको जो है बहुत सारे रिएक्शंस याद रखने होंगे। रिएक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हमने ले लेके आप लोग को बताए हैं, चाहे वो एक्सोथर्मिक का हो, इंडोथर्मिक का हो, प्रॉपर्टीज़ में चेंज इन स्टेट का हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस का हो, प्रिसिपिटेशन का हो, सबका मैंने बहुत अच्छे से 4 5 से 6 एग्जांपल्स करके बताया हुआ है। आपको अगर वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देखें। जितना ज़्यादा आप रिएक्शन याद करोगे तो वो आप लोग के लिए उतना बेनिफिट होगा। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये आ जाए तो आप समझ लो कि इसमें जो मीथेन गैस होगा अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि असर्टेशन सही हुआ बट रीजन जो है वो गलत निकला। तो असर्टेशन सही, सॉरी असर्टेशन गलत, असर्टेशन गलत और रीजन सही। तो असर्टेशन गलत किस में है, डी में। रीजन सही किस में, डी में। तो ये वाला हम लोग का डी इसमें लिख देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। तो नीचे क्या क्वेश्चन दिया गया है, अब देखो यहाँ पे पी में यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं, तो यहाँ पे क्यू में कुछ यहाँ पे
मिले हुए हैं, मतलब रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिली हैं, तो वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग को मैंने बताया था उसमें एक ट्रिक बताया जब चैप्टर को हम पढ़ा रहे थे, अगर आप देखोगे वीडियो तो आपको पता चलेगा, मैंने चैप्टर में समझाया है कि अगर रिएक्टेंट साइड में कहीं पर CO3 मिले, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कहीं पर भी CO3 मिले तो प्रोडक्ट में CO2 फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब सारे यहाँ फॉर्म हुए जो भी है यहाँ पे सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड किस में है, सब में देखो CO3 है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो CO2 एक यहाँ पे है और CO2 एक यहाँ पे है, बाकी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा नहीं। तो ये ऑप्शन जो ऐसे ही निकल गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बच गया कि कोई चेंज होगा या फिर टर्न्स मिल्की हो जाएगा, मिल्की मतलब वाइट कलर का हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2, जो कि हम लोग इसको चूना बोलते हैं, चूना का जो घोल है वो उसको बोलते हैं। ठीक है, स्लैग लाइम, जिसमें आपको आपने ये वाला पढ़ा भी होगा, CaO प्लस H2O जब रिएक्ट करता है तो CaOH का होल 2 मिलता है। तो ये कौन सा कलर का होता है, याद आया, वाइट कलर का। तो ये वाइट कलर का होगा, मिल्की वाइट। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग का सही आ रहा है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स बताए थे, सेम वही वाला एग्जांपल्स यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो ए वाला है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक का डिकम्पोजिशन का यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। सेकेंड वाला जो है वो सनलाइट इसमें पास किया जाएगा, जो कि होता है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये वाला भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें सनलाइट पास होगा। बट इसमें जो होता है वो हीट पास होता है, जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये वाला एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को करवाया था। तो ये ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 2022 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में 2021 की बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई थी, लेकिन कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशंस हुए थे, तो उस एग्जामिनेशंस में जो जो क्वेश्चंस आए थे तो उनको देखेंगे, और आगे हम जो भी प्रीवियस 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारी क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। और जैसे चैप्टर 1 खत्म होती है तो आगे हम चैप्टर 2 के भी पहले चैप्टर को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस को भी समझेंगे, और साइंस को खत्म करने के बाद मैथ्स और सोशल साइंस इंग्लिश को भी देखेंगे इसी तरह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। थैंक